हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा भारतीय एयरटेल का रिजल्ट आपने देख लिया होगा और लॉस के बाद तेजी क्यों। ये एक एनालिसिस ऐसी बताई है कि कल के डेट में कभी भी किसी के भी रिजल्ट आते हैं, चाहे वोडाफोन हो, एयरटेल हो या जियो की लिस्टिंग हो जाएगी तो उसके बाद आएंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और यूनाइटेड स्पिरिट भी डिलिस्ट हो रहा है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में है निफ्टी के एनालिसिस। इंडियन मार्केट से निकले 5 अरब डॉलर, वेदांता बोर्ड ने डिलिस्टिंग अप्रूव कर दी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पैसे की तलाश में है, टाटा कंज्यूमर लेगी स्टेक पेप्सिको में और बजाज फाइनेंस का Q4 रिजल्ट। यानी एक ही वीडियो में सब कुछ, बहुत कुछ, सिर्फ यहां आपकी भाषा में आपके लिए। जो भी नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर ले, क्योंकि यहां पे मिलेगी आपको आपकी भाषा में, आसान भाषा में खबर, और सब खबर सबसे पहले। अब आज की वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत से पहले कुछ बड़ी खबर। हमने बहुत पहले बोला था कि इस लॉकडाउन का इफेक्ट स्टार्टअप पे सबसे ज्यादा आएगा और वो आंकड़े आ चुके हैं और आंकड़ों के अनुसार 1/3 से ज़्यादा स्टार्टअप का ऑपरेशन बंद हो चुका है और 10 में से 9 के रेवेन्यू में भारी गिरावट है। तो एग्जैक्टली ये लॉकडाउन का इंपैक्ट इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिन जिन ने पैसे लगाए स्टार्टअप में उनकी भी बैंड बजने वाली है। दूसरी एक बड़ी खबर जो हमने ट्विटर पे आज डाली थी कि इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और गो एयर ने 1 जून से फ्लाइट की टिकट बुकिंग स्टार्ट कर दी है। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप टिकट बुक ना करें, क्योंकि सरकारी आदेश नहीं आए हैं, और अगर सरकारी आदेश 1 जून से भी फ्लाइट का नहीं आया तो आपके पैसे को ये एज अ क्रेडिट नोट दे देंगे और झूठ मूठ में पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक मामला क्लियर नहीं होता है आप फ्लाइट की टिकट बुकिंग के लिए कोई हराभरी ना करें। आपको क्या लगता है, आप भी अपना व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब जो बड़ी खबर है स्टॉक मार्केट की वो चालू करते हैं कि भारतीय मार्केट से 5 अरब डॉलर निकल गए मार्च क्वार्टर में। ऑफशोर फंड जो इंटरनेशनल फंड भी कहलाते हैं और ईटीएफ ने 5 अरब डॉलर निकाल लिया। और ये रियलिटी में बड़ी भयावह खबर है, भयावह। जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं भारत में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सेंट्रलाइज ऑफशोर फंड और ईटीएफ के जरिए भारतीय मार्केट में पैसा लगाते हैं। और रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में कुल 5 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी हुई है, जिसमें से ईटीएफ के थ्रू 3.6 अरब डॉलर और जबकि 1.4 अरब डॉलर ये भारत केंद्रित ऑफशोर फंड के द्वारा निकाले गए। तो आप स्थिति की गंभीरता को समझाने के लिए एक डेटा बताऊंगा तो आप शॉक में आ जाओगे। 2020 की पहली तिमाही में शुद्ध रूप से लगभग उतनी ही रकम निकाली गई है जितनी पूरी 2019 और 2018 में निकाली गई थी। 2019 में 5.9 अरब डॉलर की निकासी की गई थी, 2018 में 5.3 अरब डॉलर की निकासी की गई है, जबकि सिर्फ यहाँ पे अगर एक मार्च तिमाही देखा जाए, मार्च क्वार्टर देखा जाए तो 5 अरब डॉलर निकल चुका है। तो कुछ तो चक्कर है। जबकि आपको अब थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ऑफशोर फंड के बारे में दे देता हूँ। देखिए, ऑफशोर फंड में जो निवेश है वो लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है और ईटीएफ में जो पैसा लगाया जाता है वो शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। और कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, आप देख रहे हो, और इससे इकोनॉमी में स्टेबिलिटी पूरी गायब हो चुकी है। जो लोगों को साफ दिख रहा है कि जो अभी रिजल्ट आ रहे हैं वो तो इम्पैक्टफुल हैं, जो एक ट्रेलर है, पिक्चर दिखेगी Q1 से, और वो Q1 का पिक्चर सबसे भयावह वाला होने वाला है। तो जब जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आने वाले समय में जो भारत में जब ये लोग इस तरीके से पैसा लगाते हैं, चाहे ऑफशोर फंड हो या ईटीएफ का हो, तो ये इसमें वापस से इन्वेस्टमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि भारत दूसरे कंट्री के मुकाबले कितनी अच्छे तरीके से कोरोना वायरस की महामारी से निपट पाता है। और अगर भारत ने दूसरे कंट्री से ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म किया तो पैसा भी उतना ही डबल आएगा, और अगर जो दूसरे कंट्री हैं उनसे पिछड़ गया तो पैसा आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहीं ना कहीं कुछ, मतलब लोग डर रहे हैं। जो माहौल है, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो वॉरेन बफेट सर की भी मैंने वीडियो बनाई थी कि वो भी पोर्टफोलियो अपना खाली करके पैसे पे है। कुछ चक्कर है, क्या है वो आप भी समझ रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैं, किस तरीके से लोगों का जॉब जा रहा है, किस तरीके से फैक्ट्रियाँ बंद हो रही है, किस तरीके से स्टार्टअप बंद हो रहे हैं, चीज़ें खुल के सामने में आ रही है। ये थी पहली खबर। दूसरी, वेदांता की न्यूज़।
आपको पता है वेदांता की डी लिस्ट की खबर हमने 5 से 7 दिन पहले बना दी थी। दूसरी वीडियो हमने बनाई थी डी लिस्ट का पूरा प्रोसेस क्या है जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो, और लकली यूनाइटेड स्पिरिट का भी डी लिस्ट का खबर आ गया, वो वीडियो बना दिया। तो आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में कि डी लिस्ट होता कैसे है। बट जो डी लिस्ट का पहला प्रोसेस है उसमें बोर्ड का अप्रूवल लिया जाता है, और मंडे को यानी कल वेदांता के बोर्ड की मीटिंग थी और उस बोर्ड की मीटिंग में डी लिस्ट को अप्रूवल दे दिया गया है। अब सबसे सिंपल सी चीज़ है, देखिए ये सब ड्रामा होता है, ये बोर्ड की मीटिंग बुलाना करना एक फॉर्मेलिटी जिसको कहते हैं वो होता है, और 99.99999% तक बोर्ड में क्लियर अप्रूवल ही आता है। तो सिंपल सी चीज़ थी, वो अप्रूवल हो गई है, जिसमें ऑलरेडी जो 87.50 पैसे का पर शेयर का ऑफर प्राइस दिया गया था 49% पब्लिक शेयर होल्डर को, वही है। अब सिंपल सी चीज़ है, जो मोस्टली मैंने वेदांता की जो वीडियो बनाई थी उसमें आप लोगों को शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाया था, जिसमें FII के पास माल है। अब सिंपल सी चीज़ जो केस स्टडी हम भी कर रहे हैं, आज मैंने एक बड़ी अच्छी सी वीडियो क्वेश्चन डाला था जिसमें एक्चुअली मैं DLF का केस स्टडी रीड कर रहा था। तो मैंने आज ट्विटर पर एक चीज़ डाली थी कि कौन सा ऐसा शेयर है जो पहले लिस्टिंग हुआ, फिर डीलिस्ट हुआ, वापस से रीलिस्ट हुआ स्टॉक मार्केट में। तो एक्चुअली मैं DLF की केस स्टडी कर रहा था। अगर आप DLF की केस स्टडी पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, तो आपको समझने को मिलेगा कि किस तरीके से काफ़ी बड़ा गेम चलता है। तो चूंकि मैं तो सीखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं पढ़ता रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ, जिससे कई सारी चीज़ें जानने समझने को मिले। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि सिंपल सी स्टोरी है कि जो इंटरनली जो कहा जाता है कॉरपोरेट सेक्टर में या बड़े लेवल पे जो बातें होती है और अंदर में ही बात होके मामला खत्म हो जाता है, तो एग्जैक्टली DII और FII को भी अंदर ही अंदर मामला दे दिया जाएगा और दिखाने को 87 रुपये 50 पैसे पे कार्यक्रम हो जाएगा। तो और कट जाएंगे रिटेल निवेशक। यूनाइटेड स्पिरिट में भी कुछ यही कहानी चल रही है। अभी ऑफिशियल खबर यूनाइटेड स्पिरिट की तो है नहीं, यूनाइटेड स्पिरिट की ऑफिशियल कहानी आएगी तो बताएंगे। बट ये है कि देखना है अभी होता क्या है। बट मोटा मोटी तो अगर इन लोगों ने DI और FII के साथ सेटिंग कर ली और उधर से एग्री हो गया तो रिटेल निवेशक कटेंगे ही कटेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेरी है AU स्मॉल फाइनेंस एनालिसिस की, जो ये एक ऐसा शेयर है जो मुझे कभी एक्साइटमेंट नहीं देता था, मतलब मैंने कभी रडार पे नहीं रखा, लेकिन आज की जो खबर है उसके बाद ये मेरे रडार पे आ चुका है, क्योंकि अच्छा लगता है जब किसी कंपनी के प्रोमोटर अच्छा काम करते हैं। अब जैसे देखो ये वेदांता है, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, गलती तो कर रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट क्या है, प्रमोटर गलती तो कर रहे हैं, मतलब सस्ता मिल रहा है तो हम प्राइवेट में ले गए, दूसरे मर गए तो मर गए। अब यहाँ पे क्या है कि देखो ये अपना लोन चुकाने के लिए किस तरीके से चीज़ करता है, क्योंकि अभी के कंडीशन में क्या है, लोन डिफ़ॉल्ट की बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है, लेकिन वहीं पे जो AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी, इन्होंने एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। बहुत अच्छा है, मैं बताता हूँ, सुनिएगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस कंपनी के जो CEO हैं अजय अग्रवाल जी, इन्होंने 15 मई से 18 मई के बीच में कंपनी के 52.2 लाख शेयर बेचे। और ये शेयर बेचा तो खरीदा किसने, भारतीय एयरटेल के प्रमोटर सुनील मित्तल, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने बल्क डील में ये माल उठा लिया और इन्होंने NSE को जानकारी दे दी, क्योंकि एक प्रोसेस होता है बल्क डील की। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो बल्क डील का प्रोसेस क्या होता है वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बोलूँगा, प्लीज़ बल्क डील की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये हर एक दिन कभी ना कभी किसी स्टॉक में होता रहता है। तो उसमें बाकायदा क्या प्रोसेस है वो भी हमने बताया। तो अब उन्होंने जानकारी में एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि मेरे और मेरे परिवार के शेयर के बदले 165 करोड़ का लोन था, जिसे शेयर बेचकर चुका दिया गया है, और इवन कोविड से जुड़ी मेरी कुछ निजी कमिटमेंट थी, जिसकी वजह से इस कदम को उठाया गया है। ये ध्यान से समझिएगा, ये चाहते तो मामले को लटका सकते थे, खींच सकते थे, जैसे यस बैंक गया तो गया, पब्लिक का गया, क्या जाता है। तो ये सब चीज़ों के कारण मेरा पर्सनली इस बैंक के प्रति थोड़ा नज़रिया बदल गया है। पहले कोई नज़रिया ही नहीं था, नहीं अच्छा था ना ही बुरा था, बट नज़रिया ही नहीं था। अब जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, तीनों जो इन्वेस्टर अग्रवाल जी के बेचने पे जो तीनों इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा है वो 414 रुपये के हिसाब से खरीदा है, और ये बाजार के भाव से 0.77% ज़्यादा था। और मित्तल की भारतीय SBM होल्डिंग ने 24 लाख शेयर कर दें, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 19 लाख शेयर खरीदे और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर ने 5.3 लाख शेयर खरीदे।
तो इस तरीके से ये कहानी है, जिसमें से अगर आपको पता हो तो 2020 की शुरुआत से ये स्टॉक आधे प्राइस पे चल रहा है। अब इसमें एक चीज़ आपको शायद कुछ इंटरेस्टिंग लग रही होगी, वो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम, कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने नाम लिया, क्योंकि मोस्टली जब भी बात आती है किसी एफआईआई एफपीआई की नाम आती है कि एफआईआई ने ले लिया, बट ये आप जो स्टॉक मार्केट में रेगुलर होगे उनको तो पता होगा, बट जो नए होंगे कि किसी सरकार ने इंटरेस्ट दिखाया है, ये अपने आप में एक अच्छा सरप्राइजिंग और अच्छी चीज़ है। बट सरप्राइजिंग में यहाँ ये मत सरप्राइज हो जाइए कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने एयू फाइनेंस बैंक में ही पैसा लगाया है। वो इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कई जगह पे पैसा लगाया है, बट यहाँ पे पैसा लगाना एक कहीं ना कहीं एक अच्छा साइन के तौर पे ही मानेंगे। बट उससे भी एक और बड़ी खबर एयू फाइनेंस बैंक की, एयू फाइनेंस बैंक पूंजी की तलाश में है, क्योंकि सबको पता है कोविड का हिट आना है, और कोविड के हिट के कारण अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर होगे तो हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि बड़े से बड़े फाइनेंस जो बैंक हैं वो कोविड के हिट से बचने के लिए पैसे की तलाश कर रहे हैं, और पैसे फंड रेज के लिए वो सारा रास्ता अपना रहे हैं, चाहे QIP हो, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट हो, जैसे भी हो वो कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली एयू फाइनेंस बैंक भी उन्हीं की तरह कुछ करना चाहता है। तो कितनी पूंजी चाहिए इसका भी उन्होंने खुलासा नहीं किया है, बट एयू फाइनेंस बैंक भी शायद QIP भी कर सकता है, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर भी कर सकता है, क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो कोटक महिंद्रा बैंक, RBL, इंडस बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक जैसे कुल ये सब बैंक हैं जो ये 35,000 करोड़ के पास का फंड रेज करने की तलाश में है, जिससे इनके बैलेंस शीट में पावर आ सके और ये कोविड के हिट से बच सके। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी वीडियो की शुरुआत, Q1 सबसे तगड़ा हिट इन लोगों को करेगा और वो हिट से कोई नहीं बचेगा। अब इवन अगर आप देखो तो जापान वगैरह क्या अभी जो डेटा आता है अगर फॉलो करो तो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस गया, चीज़ें खराब हो गई, एग्जैक्टली वही होगा। तो अब जिसमें एक खबर ये कहती है कि थर्सडे को प्राइवेट ये जो IDFC बैंक और RBL बैंक है इन्होंने भी अनाउंस किया है कि मैं 2000 करोड़ इच का फंड रेज का मेरा प्लान है। तो इस तरीके से ये लोग लगे हुए। तो ये बैंक एक अच्छा बैंक है, मैं आपको इसकी चार्ट दिखाता हूँ। ये चार्ट को दिखाने का देखिए कारण क्या था। एक तो पहले इस चार्ट से एक चीज़ ये सीख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये रेड कैंडल बन रही है, 384 का लो चल रहा है, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर ने लिया, मार्केट ऊपर नहीं गया। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या होता है, एक सबसे कॉमन से, अच्छा इतने बड़े इन्वेस्टर ने लिया मैं बाय कर लूँ अब तो ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, प्योर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। आप लोग सिर्फ उनके पीछे भाग के जाते हो। मैं बार बार कहता हूं कभी किसी के पीछे भाग के मत जाओ, क्योंकि उनका प्रोस्पेक्ट आप समझ ही नहीं सकते, उनका वेराइटी ऑफ पोर्टफोलियो आप लोग समझ ही नहीं सकते। आज राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो कितने बड़े लॉस में खड़ा है, आपको आइडिया ही नहीं है। वो लॉस सहने का जिगरा भी नहीं होगा, सोच तो छोड़ सोच ही नहीं होगी, जिगरा तो बहुत दूर की बात है। तो एग्जैक्टली ये जो चार्ट है आप देख ही रहे हो गिर रहा है। तो ये मेरे कहने का सबसे बड़ा मकसद है कि प्लीज़ इस बात को समझ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके। और एक और चीज़, जब भी किसी बैंक में पैसा लगाते हैं तो उस बैंक का वो देखते हैं, कहते हैं एयू स्मॉल बैंक। हमने इसकी एनालिसिस की थी जिसमें इनका बिजनेस मॉडल भी उस वीडियो में कवर किया है। तो इस क्योंकि मेरा मानना है जब भी हम किसी बैंक में पैसा लगाते हैं तो उसके बिजनेस मॉडल को कवर कर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ आप चाहें तो उसके बिजनेस मॉडल को इस वीडियो से देख सकते हैं, जिसमें ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की एनालिसिस है। बाकी इस स्टॉक को डेफिनेट मैंने बोला आपको रडार पे, आप देख ही रहे हो कंटिन्यू नीचे जा ही रहा है। फर्दर कुछ लगेगा तो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, ये यूट्यूब की वीडियो में बनाऊंगा, तो आप जरूर जुड़े रहिएगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। FMCG में अच्छी कंपनी मानी जाती है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। उसने अपने फूड और बेवरेज पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी कर ली और इसके अंतर्गत उन्होंने नॉरिस्को बेवरेज में पेप्सिको की हिस्सेदारी खरीदने का पूरा प्लान कर लिया है। और उन्होंने जानकारी में बताया कि ये हिस्सेदारी खरीदने से जो पेप्सिको के ग्लूको प्लस ब्रांड है उसका अधिकार उनके पास आ जाएगा। और ये जो नॉरिस्को बेवरेज है ये एक जॉइंट वेंचर है जिसमें पेप्सिको और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की 50-50% की हिस्सेदारी है। और ये जेवी नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक, रेडी टू ड्रिंक बेवरेज, हिमालयन मिनरल वाटर शायद आपने पिया होगा, टाटा ग्लूको प्लस और टाटा वाटर प्लस बनाती है। और दोनों कंपनियों के बीच ये 30 जून में डील कंप्लीट हो जाएगी। ग्लूको प्लस ब्रांड के लिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को 29 करोड़ रुपए पे करने हैं, ज़्यादा बड़ी रकम है नहीं। और इस डील से वैल्यू एडेड लिक्विड रिफ्रेशमेंट कैटेगरी में कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा और इसके कारण स्टॉक में
तेजी दिखी है। बाकी मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। ये टाटा कंज्यूमर को प्रोडक्ट का चार्ट है जो आप देख रहे हो यहाँ पे। आज की ग्रीन कैंडल इसी न्यूज़ के कारण बनी है और इसकी ओवरऑल अगर मंथली परफॉर्मेंस को आप देखोगे तो ये कंटिन्यू एक अच्छा ही स्टॉक ऊपर गया है जो 400 का रेंज में मारा है। और ये जो लो है वो अभी का ये कोरोना का इम्पैक्ट में है। तो डेफिनेट एफएमसीजी में एक अच्छा ब्रांड है और जो सस्ते शेयर की तलाश में रहते हैं तो कल के डेट में आप इस स्टॉक के बारे में विचार कर सकते हैं। आप इसको रडार पे रख सकते हैं जिससे कुछ भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए, मार्केट की कंडीशन समझ में आए तो डेफिनेट आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट की बात कर लेते हैं तो ये 31 मार्च 2020, 31/12/2019 और 31 मार्च 2019 यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस टोटल रेवेन्यू 7226 करोड़ का है जो अभी आया है। जो 31 दिसंबर में था वो 7019 था यानी इंक्रीज हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बहुत अच्छा इंक्रीज दिख रहा है। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में गिरावट है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। जो फिगर आपके पास दिख रहा है जो अभी 31 मार्च में 1278 करोड़ का आया है, जबकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिर्फ 948 करोड़ का है, जबकि वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों जगह इसकी गिरावट दिखी है। अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 19% की गिरावट है और ईपीएस डायरेक्ट सिंपली है, इफेक्ट लेगा ही तो 15 रुपये 80 पैसे बचा है, जबकि वो 27 रुपये 32 पैसे था, 20 रुपये 39 पैसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे था। तो आखिर मामला कहाँ फंसा है ये समझने की बात है। तो मामला जहाँ फंसा है उसको देखिएगा कि जो लोन लॉसेस एंड प्रोविजन है फॉर द क्वार्टर इंक्रीज सिग्निफिकेंटली ₹19554 करोड़ अगेंस्ट 409 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 19। तो ये जो 1954 करोड़ का आया है ये पहला मामला। दूसरा जो प्रोविजन 900 करोड़ का किया गया है कोविड के लिए, ये दूसरा चक्कर। तो ये जो चीज़ें हैं जिसका हिट आपको यहाँ पे इसके प्रॉफिट पे दिखा है। लेकिन एक जो बड़ी मज़ेदार चीज़ मेरे दादाजी हमेशा कहते हैं, ब्याज को धंधो बड़ो चोखो हुआ बेटा। ब्याज को धंधो, जो मारवाड़ी होंगे वो समझ पा रहे होंगे कि ब्याज को जो धंधो है वो बड़ो चोखो हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, लोन ही तो देते हैं ना। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अभी कोरोना हिट के कारण जो इम्पैक्ट आए, Q1 के कारण जो इम्पैक्ट आए, ब्याज का धंधा जमाने पहले भी चलता था, राजा महाराजा हर समय चलता था, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, सदाबहार धंधा है। देखिए यहाँ रिस्क होता है तो रिटर्न भी उससे भर भर के होता है। बड़ी सिंपल मैंगो पीपल की लॉजिक में बात कर रहा हूँ और आप सब इस बात से एग्री करेंगे। तो इसलिए जान लीजिए कि बजाज फाइनेंस तो सबसे बेहतरीन शेयर है। अभी बात करते हैं उसके बारे में। न्यू लोन बुक ड्यूरिंग मार्च क्वार्टर इंक्रीज बाय 3% जो आपको दिख रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम वाज अप बाय 38%। ब्याज को धंधो चोखो, समझ रहे हैं ना, ब्याज को धंधो चोखो। तो ये चोखो को रिजल्ट है कि क्यों यो इतो बढ़िया आयो है। तो कहने का मकसद है कि इस चीज़ को समझिए। अब बजाज फाइनेंस की बात करते हैं। स्टॉक गिर रहा है, Q1 खराब आएगा। याद रखिएगा इस स्टॉक को हमेशा रडार पे रखना है, हमेशा रडार पे रखना है। और ये वो चीज़ है जो वापस से चलेगी ही चलेगी और वापस से आपको पैसा देगी ही देगी। बस सिर्फ मौका और चौका छोड़िएगा मत। जहां पे देखिए 1500 का लेवल तो डेफिनेट एक बहुत अच्छा लेवल हो सकता है, मिले ना मिले पता नहीं, बट 1500 का लेवल एक अच्छा हो सकता है। 1500 से नीचे भी आ सकता है, बट देखिए जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप एक बड़े प्रॉस्पेक्ट के लिए करते हो और 1500 में गिर के अगर 1000 भी आ जाए तो ले लो। जो चीज़ 5000 हुई थी तो डेफिनेट एक मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। और रीज़न मैंने मैंगो पीपल के बारे में बता दिया। ब्याज को धंधो चोखो, एग्री करते हैं तो मैसेज बॉक्स में बताइएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या लग रहा है, कैसे लग रहा है, तो पहले देख लीजिए। यहाँ पे आज जो हमने भारती एयरटेल की वीडियो बनाई थी रीज़न के साथ,
और उसमें मैं बाकायदा मैंने लेवल दे दिए कि फर्दर भारतीय एयरटेल में क्या लगता है, तेजी के कैसे क्या लेवल है, वो सब दे दिए। तो अगर आपको भारतीय एयरटेल के लिए लेवल चाहिए तो प्लीज़ ये वीडियो को देख लीजिएगा, ये नहीं कि फिर लेवल नहीं दिए। क्योंकि आज भी वोडाफोन में प्रॉफिट हुआ तो लोग कह रहे थे सर वो किस वीडियो में दिया, जब इंडिया सीमेंट में प्रॉफिट बताया तो किस वीडियो में दिया। तो अरे मेरे भाई वीडियो देखोगे तब ना, भगा के देखना बंद कर दो, फायदा हो जाएगा। तो नेक्स्ट, ये करीब 11% का है। अदानी पोर्ट 9% भागा है, ओएनजीसी 5.5%, अल्ट्रा सीमो 4.25%, ग्रासिम भी 4% के राउंड है, जीएसडब्ल्यू भी 4% के राउंड है, इंफ्राट्रेल भी अराउंड 4% के राउंड है, आईटीसी भी 3.25% के राउंड है। और जहां तक लूजर की बात करें तो यूपीएल सीधा 10%, वेदांता जिसके बारे में हॉट टॉपिक चल रहा है, रिलायंस तो फेवरेट है। लेवल आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा हूं, खेलो इंडिया खेलो। अब जो नए लोग होंगे वो कहेंगे रिलायंस के लेवल क्या है, तो वीडियो में जाके जरूर देख लीजिएगा और पेपर में नोट कर लीजिएगा। एक बड़ी क्वेरी आ रही थी ट्विटर पे, सर एसबीआई की वीडियो बनाइए, सर एसबीआई की वीडियो। मेरे भाई यहां पे हम एसबीआई की वीडियो बना चुके हैं, आप बात को समझिए, आप वीडियो देखिएगा तभी तो होगा। ये आप ये देखिए एसबीआई एनालिसिस, तो प्लीज प्लीज समझिए। उसके बाद आते हैं एफआईआई डेटा पे। आज भी एफआईआई वाले माल बेच के गए, 1328 करोड़ का माल बेचा है, लेकिन यहाँ पे डीआईआई ने टक्कर में माल खरीदा है 1659 करोड़ का, 1659 का डीआईआई ने टक्कर में माल खरीदा है। जो बट एफआईआई लगातार सेलिंग में है, वो कहीं मानने को दम नहीं ले रहा है। जहाँ तक अगर बात करें सेक्टर वाइज में कि आज सेक्टर की क्या कहानी रही है, क्योंकि मेरा मानना है सेक्टर को देखना हमेशा इंपॉर्टेंट आता है। तो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं दिखी, सिवाय 2.5% पीएसयू बैंक गिरा है, बाकी सब तो, और 2% मीडिया चला है, बाकी तो सब 0.5% 1% की राम कहानी के बीच में ये चल रहा है। तो और अगर इंडिया विक्स देखोगे तो अराउंड 4.5% डाउन हुआ है। इंडिया विक्स को प्लीज़ थोड़ा सा ट्रैक कीजिए अभी के मोमेंट में, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, इट विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंडिया विक्स को आप समझ सकते हो। बाकी जहाँ तक अगर निफ्टी के लेवल की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी का चार्ट हम आपके लिए खोल देते हैं और निफ्टी के 15 मिनट के पहले चार्ट पे चलते हैं। और यहाँ पे MACD और यहाँ पे RSI हम डाल देते हैं, ठीक है, डाल दिया। अब इसकी टाइमिंग को हम इंडिया की टाइमिंग कर देते हैं, ओके। अब इंडिया की टाइमिंग पे कर दिया तो ये क्या है, ये कल की क्लोजिंग है, ये कल का मार्केट है और ये आज का मार्केट है, करेक्ट है, आज मार्केट खुला। ध्यान से देखिएगा और जो लोग हों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत फ़ायदा करेगा। MACD प्लस RSI जो सिखा दिया था वही बता रहा हूँ कि कल से पैसे कमा पाओ जिन्होंने नहीं देखा है। ये यहाँ पे क्रॉस ओवर, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। रिजल्ट इंट्राडे का गेन है, काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया, ट्विटर पे कई लोगों ने बताया, यूट्यूब के कमेंट पे कई लोगों ने बताया, कई लोगों ने व्हाट्सएप में बताया। तो वीडियो जो भी हम आपको सिखाते हैं वो परफेक्ट सिखाते हैं। बात बनाने के लिए ना मैं कोई लेवल दे वीडियो बनाता हूँ, ना हवा में लेवल देता हूँ। जो भी लेवल देता हूँ, चाहे HUL हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे वोडा हो, चाहे निफ्टी हो, वो परफेक्ट काम करती है। वो प्रूफ आप लोगों के सामने है। ये मैंने इसलिए दिखा दिया कि लेटेस्ट देख लीजिए किस तरीके से आपके सामने निफ्टी ने पैसा दिया है, जिससे आप भी फ़ायदा ले सके। क्योंकि मेरा मानना है पैसे कमाइए, किसी टिप्स प्रोवाइडर को पैसा मत दीजिए। और अगर इससे बेहतर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो 25 मई से ऑनलाइन क्लास चालू हो रही है, जहाँ पे हाथ पकड़ के कैसे चलना है हम आपको सिखाएंगे। 3 मंथ का मेंटरशिप का सपोर्ट है जिसमें इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट आप सब कुछ करना सीखेंगे। रात के 9 बजे की क्लास होगी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, 8 से 10 दिन क्लास चलती है और उसके बाद 3 मंथ के लिए स्पेशल टीचर। तो आप सोचिए कि कहाँ इंडिया में स्पेशल टीचर आपके लिए दिया जाता है। ड्यू टू दैट रीजन इंडियाज बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, और 18 ईयर्स से हम मार्केट में हैं, ये आपको पता ही। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में कमाएं, सस्टेन करें, इधर उधर के लॉस से बचे, जो हर दिन आप 5,000 10,000 का लॉस करते हैं, तो उससे बेहतर है कि सीखने का प्लान करें। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है 9708094321। और ट्विटर टेलीग्राम में जुड़ने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आप एक बार जाके देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है
और क्या पता अगर उसमें आपकी पोजीशन हुई तो आप फंस जाइएगा। तो बेहतर है कि उसको देखें, उसको जुड़ें, फ़ायदा लें और समझने की कोशिश करें। अगर आपको अपना पोर्टफोलियो चेक कराना है तो पोर्टफोलियो चेक कराने के लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी एक फ़ी है। तो आपके फंसे हुए पोर्टफोलियो को हम रिव्यू कर देंगे। बाकी मैं तो ये बोलूँगा उसके लिए पैसे खर्च करो ही मत। ऑलरेडी मैं अच्छे स्टॉक देता रहता हूँ, आप उनको पोर्टफोलियो में डालो और ख़राब स्टॉक को लात मार के निकाल दो, उसमें कोई हेजिटेशन करना नहीं है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है, जो एकदम फंस चुका है, तो आप चाहें तो करा सकते हैं। बाकी निफ्टी किस तरीके से जादू कर रही है ये आपके सामने है, और निफ्टी के जो लेवल हैं जो मैंने दे रखे हैं वो एज इट इज़ वैलिड हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। तो फर्दर में कुछ और बदलाव आएगा तो ट्विटर टेलीग्राम पे क्विकली लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस लाइक कमेंट शेयर करें, दबा के करें। और एक वीडियो में जो हम इतनी चीज़ें कवर करते हैं, पसंद आता है कि नहीं आता है, मतलब आप चाहते हैं सबकी अलग अलग बनाएं या एक जगह बनाएं, वो प्लीज़ ज़रूर अपने बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच।